हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ट्रांसफार्मर की डिजाइनिंग के बारे में पढ़ेंगे। 1 kVA से कम के ट्रांसफार्मर की डिजाइनिंग के बारे में हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। ये जो है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में ही एक टॉपिक है, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे थ्योरी ऑफ ट्रांसफार्मर डिज़ाइन। जो भी ट्रांसफार्मर है उसके डिज़ाइनिंग के लिए थ्योरी के बारे में उसके थ्योरी पढ़ेंगे, फिर हम इस पे एक क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे ट्रांसफार्मर के ई और आई आकार के स्टेपिंग को दिखाया गया है और बीच जो है सेंट्रल लिम्ब को दिखाया गया है। उसी पे हम प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग करते हैं। यहाँ पे स्टेपिंग का यूज करके ई आई आकार के स्टेपिंग का यूज करके हम ट्रांसफार्मर कोर को बनाए हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कोर डिज़ाइन। कोर की हम किस तरह से डिजाइनिंग करेंगे यहाँ पे हम देखेंगे। ट्रांसफार्मर का इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो फार्मूला होता है क्या होता है, E = 4.44 फ्रीक्वेंसी सप्लाई फ्रीक्वेंसी है इंटू 5M मैक्सिमम कोर फ्लक्स है और T जो है नंबर ऑफ टर्न है। जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है कि F क्या है, सप्लाई फ्रीक्वेंसी है, 5M क्या है, मैक्सिमम कोर फ्लक्स है, T क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स है। ठीक है, यहाँ पे टर्न प्रति बोल्ट की संख्या अर्थात पर बोल्ट में कितने नंबर ऑफ टर्न होंगे ये हम यहाँ पे निकालेंगे। टर्न प्रति बोल्ट की संख्या यानी कि पर बोल्ट में कितने नंबर ऑफ टर्न होंगे TE से रिप्रेजेंट करेंगे। TE होता है टर्न की संख्या डिवाइडेड बाय इंड्यूस्ड EMF इन बोल्ट में, अर्थात टर्न प्रति बोल्ट की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, TE टर्न की संख्या बटा इंड्यूस्ड EMF से जब हम डिवाइड कर देंगे तो T की वैल्यू निकल जाएगी। तो T हो गया T/E और कैपिटल E हमने यहाँ पे निकाला हुआ है ट्रांसफार्मर में इंड्यूस्ड EMF का फार्मूला 4.44, ये रख देंगे वैल्यू, F × 5M × T से T कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे T आ जाएगा 1/4.44 F × 5। ठीक है, इसलिए यहाँ पे कोर जो फ्लक्स हो जाएगा 5M क्या हो जाएगा 1/4.44 F × TE, इतना वेबर। ठीक है, तो फ्लक्स है इसलिए फ्लक्स को हम किस में मेजर करते हैं, वेबर में, इसलिए इसकी यूनिट क्या हो गई, वेबर। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, टेबल 5 से हम वोल्ट एम्पियर रेटिंग के अनुसार TE का मान निकाल लेते हैं, लिख लेते हैं, फाइंड कर लेते हैं। टेबल नंबर ये 5 दिखाया गया है चित्र में और यहीं से हम क्या करते हैं, करस्पॉन्डिंग T वोल्ट एम्पियर रेटिंग के अनुसार हम T की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। जो भी T की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो हम वो फिगर में ऐड कर देंगे और टेबल 5 से हम क्या करेंगे, वोल्ट एम्पियर रेटिंग के अनुसार हम T की वैल्यू ले लेते हैं। ठीक है, ये अब जब हम क्वेश्चन लगाएंगे तो वहाँ पे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसलिए T का मान सारी टेबल 5 से लेते हुए हम 5M की गणना कर सकते हैं। वी नो दैट, हम जानते हैं कि कोर फ्लक्स क्या होगा, कोर फ्लक्स डेंसिटी इंटू कोर एरिया। ये फार्मूला होता है 5M = BM × AI। AI क्या है, कोर एरिया है और BM क्या है, फ्लक्स डेंसिटी है और कोर फ्लक्स क्या है, 5M है। इसलिए टोटल एरिया ऑफ कोर यानी कि AI क्या हो जाएगा 5M/BM। ठीक है, छोटे ट्रांसफार्मर के लिए अधिकतम फ्लक्स डेंसिटी का BM का मान जो है 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर लेते हैं। ठीक है, तो जो भी चूँकि हम यहाँ पे स्मॉल ट्रांसफार्मर की डिजाइनिंग करना है और इसके बारे में ही स्टडी करना है, तो इसलिए हम यहाँ पे जो मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी है
कोर फ्लक्स डेंसिटी है Bm का मान हम 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर ही लेते हैं। यहाँ पे हम ग्रॉस कोर एरिया Ag की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। Ag इक्वल टू होता है AI अपन 0.9। ये 0.9 क्या है, ये स्टैकिंग फैक्टर कहलाता है। चूँकि यहाँ पे जो ग्रास कोर एरिया होता है, जब भी हम कोर एरिया निकालेंगे उसमें हम 0.9 से भाग दे देंगे तो हमें ग्रास कोर एरिया फाइंड हो जाता है, निकल जाता है। हम ग्रास कोर एरिया इसलिए निकालते हैं क्योंकि जो भी हम वाइंडिंग करते हैं तो उसमें जो भी हम लेमिनेशन या फिर जो भी हम इंसुलेशन के लिए लेमिनेशन और वाइंडिंग के बीच जो भी हम इंसुलेटिंग मटेरियल लगाते हैं, पेपर हो गया, फिर कपड़ा हो गया, या फिर कोई किसी प्रकार का जो भी कंडक्टर हैं उनके बीच जो भी थिन इंसुलेशन होता है उसकी वजह से जो ग्रास उसकी जो एरिया होती है बढ़ जाती है। इसलिए ग्रास कोर एरिया हम निकालने के लिए हम पॉइंट जो भी टोटल कोर एरिया होता है उसमें हम 0.9 से डिवाइड कर देते हैं। एयर गैप की वजह से लैमिनेशन शीट के एक साथ इकट्ठा होने के बाद भी लैमिनेशन शीट के एक साथ इकट्ठा होने के बाद भी लैमिनेट के बीच खाली स्थान रह जाएगा। कोर का ग्रॉस कोर एरिया Ag कुल क्षेत्रफल AI से अधिक होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जो भी ये लेमिनेशन हम करेंगे एयर गैप की वजह से क्या होता है कि उसकी जो रिक्वायर्ड जो भी एरिया होगा वो बढ़ जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, ग्रास कोर एरिया फाइंड करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे वाइंडिंग डिज़ाइन, किस तरह से हम वाइंडिंग की डिज़ाइनिंग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम आउटपुट वोल्ट एम्पियर डिज़ाइन के लिए किया जाता है। जो भी आउटपुट वोल्ट एम्पियर डिज़ाइन के लिए हम करते हैं तो यहाँ पे हमको पता है कि एफिशिएंसी इक्वल टू होता है, ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी इक्वल टू होता है आउटपुट वोल्ट एम्पियर अपॉन इनपुट वोल्ट एम्पियर, अर्थात आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। तो यहाँ से हम इनपुट वोल्ट एम्पियर इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसे डिवाइड कर देंगे यहाँ मल्टीप्लाई करके, तो इनपुट वोल्ट एम्पियर इक्वल टू हो जाएगा आउटपुट वोल्ट एम्पियर डिवाइड बाई एफिशिएंसी। और चूँकि जो भी हमारी वोल्ट एम्पियर होती है ये वोल्टेज और करंट का ही मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक है, तो चूँकि ये इनपुट वोल्ट एम्पियर है इसलिए ये यहाँ पे जो वोल्टेज और करंट होगा प्राइमरी वोल्टेज और प्राइमरी करंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे Vp इंटू आई पी इक्वल टू हो जाएगा आउटपुट वोल्ट एम्पियर डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी। ठीक है, V क्या है, वोल्ट एम्पियर है, और ये क्या है, एफिशिएंसी है, और ये Vp प्राइमरी वोल्टेज है, IP प्राइमरी करंट है। तो यहाँ से हम IP की वैल्यू निकालेंगे, प्राइमरी करंट, प्राइमरी वाइंडिंग में जो करंट होगा उसको फाइंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे IP इक्वल टू हो जाएगा आउटपुट वोल्ट एम्पियर डिवाइड बाई एफिशिएंसी इंटू Vp। ठीक है, और छोटे ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी जो है 80 से 90% तक हम लेते हैं। ठीक है, हम मान लेते हैं कि जो भी, चूँकि यहाँ पे हम छोटे ट्रांसफार्मर की ही डिजाइनिंग कर रहे हैं, अतः हम जो एफिशिएंसी है ट्रांसफार्मर की मान लेंगे कि 80 से 90% है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है प्राइमरी वाइंडिंग कंडक्टर का एरिया हम निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्राइमरी वाइंडिंग कंडक्टर का एरिया फाइंड। ठीक है, तो यहाँ पे प्राइमरी वाइंडिंग कंडक्टर का एरिया का जो फार्मूला होगा AP से हम डिनोट करेंगे, AP डैश इक्वल टू IP डिवाइडेड बाय करंट डेंसिटी, यानी कि एरिया जो होगा क्या हो जाएगा, प्राइमरी वाइंडिंग के एरिया इक्वल टू करंट, प्राइमरी वाइंडिंग में करंट डिवाइडेड बाय करंट डेंसिटी। ठीक है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी के लिए कॉपर कंडक्टर के लिए करंट डेंसिटी जो है हम 2.3 एम्पियर पर mm स्क्वायर ले करके A-P अर्थात
प्राइमरी वाइंडिंग कंडक्टर का एरिया की हम गणना कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी यहाँ पे करंट डेंसिटी है हम कितना लेंगे 2.3 एम्पियर पर mm²। ये इसकी वैल्यू फिक्स होगी। जो भी करंट डेंसिटी है ये चाहे प्राइमरी वाइंडिंग का करंट डेंसिटी हो चाहे सेकेंडरी वाइंडिंग का, दोनों की वैल्यू क्या होगी 2.3 ही हम लेंगे। इसलिए यहाँ पे AP' होता है, फार्मूला होता है अगर सिलेंड्रिकल कंडक्टर है तो उसके लिए जो भी क्रॉस सेक्शनल एरिया का जो फार्मूला होता है AP' पाई/4 dP'²। तो यहाँ पे dP' क्या हो जाएगा =√4/पाई इंटू A'(P). यहाँ पे D'(P) जो है वो डायमीटर ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग, D'(P) क्या है डायमीटर ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग है। अब यहाँ पे हम निकटतम स्टैंडर्ड व्यास को टेबल 1 से 4 तक टेबल दिया हुआ है, तो 1 से 4 तक के टेबल से हम क्या कर सकते हैं चुन सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे हम निकाले थे प्राइमरी डायमीटर ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग, तो इसका जो भी वैल्यू आएगा उसकी वैल्यू हम क्या करेंगे निकटतम स्टैंडर्ड व्यास को टेबल 1 से 4 तक से हम चुन सकते हैं, ले सकते हैं। प्राइमरी एक क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अभी के लिए सिर्फ ऐसे पढ़ते जाइए, देखते जाइए। प्राइमरी वाइंडिंग के लिए आवश्यक टर्न की संख्या। अब प्राइमरी वाइंडिंग में कितने टर्न की ज़रूरत पड़ेगी उसके लिए फार्मूला है TP = VP × TE। VP क्या है जहाँ पे TP क्या है नंबर ऑफ टर्न्स ऑन प्राइमरी वाइंडिंग, TP क्या है नंबर ऑफ टर्न्स ऑन प्राइमरी वाइंडिंग, VP क्या है प्राइमरी वोल्टेज है, T क्या है टर्न प्रति वोल्ट है। उसके बाद हम क्या करेंगे सेकेंडरी वाइंडिंग में करंट निकाल लेंगे। तो सेकेंडरी वाइंडिंग में जो करंट होगा वो क्या होगा IS = वोल्ट एम्पियर रेटिंग अपॉन VS। ठीक है, चूँकि हमको पता है कि वोल्ट एम्पियर रेटिंग आप सेकेंडरी वाइंडिंग इक्वल टू क्या होता है VS × IS। तो यहाँ से हम IS की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, अर्थात सेकेंडरी वाइंडिंग में करंट इससे डिवाइड कर देंगे। तो यही फार्मूला है यहाँ पे IS = V वोल्ट एम्पियर रेटिंग डिवाइडेड बाय VS। यहाँ पे हम सेकेंडरी वाइंडिंग का एरिया का ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालेंगे कंडक्टर का। तो A'(S) = IS अपॉन करंट डेंसिटी। IS क्या है सेकेंडरी वाइंडिंग में करंट है और ये क्या हो जाएगा mm² हो जाएगा। A'(S) क्या है सेकेंडरी वाइंडिंग कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया है। क्या है A' सेकेंडरी वाइंडिंग कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया है। चूँकि यहाँ पे हम जानते हैं A'(S) = पाई/4 ds'²। यहाँ पे ds' की वैल्यू निकाल लेंगे। ds' = √4/पाई इंटू A'(S). D'(S) क्या है डायमीटर ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग कंडक्टर। D'(S) क्या है डायमीटर ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग कंडक्टर। यहाँ पे टेबल 1 से 4 के द्वारा हम क्या करते हैं स्टैंडर्ड व्यास को चुन सकते हैं। जो भी टेबल है, जो भी यहाँ से वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद जो भी वैल्यू आएगा उस वैल्यू को हम क्या करेंगे टेबल नंबर 1 से 4 तक के टेबल के द्वारा हम स्टैंडर्ड व्यास को हम चूज कर सकते हैं। सेकेंडरी वाइंडिंग के लिए टर्न्स की संख्या गणना करते समय लोड पर सेकेंडरी वाइंडिंग में वोल्टेज ड्रॉप की देखभाल के लिए 5% अतिरिक्त टर्म बढ़ाया जाता है। कहने का मतलब ये है कि जो भी सेकेंडरी हमारी वाइंडिंग होती है जो भी वोल्टेज ड्रॉप है उसके लिए हम क्या करते हैं जो भी ट्रांसफार्मर में ओवरऑल जो भी वोल्टेज ड्रॉप होगा उसके लिए हम क्या करते हैं कि सेकेंडरी पर हम 5% एक्स्ट्रा टर्न्स बढ़ा देते हैं। प्राइमरी तथा सेकेंडरी वाइंडिंग वायर के लिए
क्रॉस सेक्शनल एरिया के वास्तविक वैल्यू AP तथा AS को इंसुलेटेड कॉपर के वायर के तालिका से लिया जाता है। ठीक है, जो भी प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग कंडक्टर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो इंसुलेटेड कॉपर के वायर के तालिका से हम लेते हैं, वहाँ से चूज करते हैं। यहाँ पे एक और फार्मूला हम देखेंगे, सेंट्रल लिम्ब की चौड़ाई। जो भी हमारा ट्रांसफार्मर होता है तो उसमें जो भी सेंट्रल लिम्ब होता है उसी पे हम जो भी वाइंडिंग करना होता है करते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों ही वाइंडिंग उसी पे हम करते हैं। तो उसकी जो चौड़ाई होगी कितनी होगी, A=√AG। जो भी हम AG की वैल्यू फाइंड करेंगे उस AG का हम क्या कर लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो वही वैल्यू क्या कहलाएगी, सेंट्रल लिम्ब की चौड़ाई कहलाएगी। अब यहाँ हम क्या देखेंगे कि जो भी टेबल नंबर 7, 6, 7, 8 से हम क्या करेंगे, जो भी A है अर्थात सेंट्रल लिम्ब की जो चौड़ाई है स्टैंडर्ड स्टैंपिंग वैल्यू के बराबर चुना जाता है। यहाँ पे टेबल नंबर 6, 7, 8 दिखाया गया है। टेबल नंबर 6 में EI स्टैंपिंग के टेबल को दिखाया गया है और यहाँ पे EI स्टैंपिंग को भी दिखाया गया है। और टेबल नंबर 7 में TU स्टैंपिंग के टेबल को दिखाया गया है। जो भी हम वैल्यू चूज करेंगे यहीं से चूज करेंगे। यहाँ पे टेबल नंबर 8 में EE स्टैंपिंग के डायमेंशन के बारे में दिया गया है। और जब हम, ठीक है, तो A की वैल्यू हम यहाँ से सेंट्रल लिम्ब की चौड़ाई के अनुसार ही हम क्या करेंगे, फर्दर बाकी के जो भी BCDE की जो वैल्यू है वो हम टेबल नंबर 6, 7 से हम निकाल लेंगे। और फिर हम निकालने के बाद हम क्या करते हैं, स्टैंपिंग का साइज चयन करने के बाद उपलब्ध विंडो एरिया की हम गणना करते हैं। ठीक है, विंडो एरिया इक्वल टू होता है B-A-2D/2 इंटू C-2A। ये विंडो एरिया का फार्मूला होता है। जैसे हमको सेंट्रल लिम्ब की वैल्यू निकलती है, ए की वैल्यू जैसे हमको प्राप्त होती है, हम क्या करते हैं, टेबल नंबर 6, 7, 8 से हम इस स्टैंडर्ड ए की स्टैंडर्ड मान स्टैंडर्ड स्टैंपिंग वैल्यू के बराबर हम चुनते हैं। फिर उसी जो भी रो होता है उसी रो से हम BCDE की वैल्यू फाइंड करके हम विंडो एरिया फाइंड कर लेते हैं। प्रत्येक लैमिनेशन नंबर के अनुरूप ABCDE की वैल्यू टेबल नंबर 6, 7, 8 में दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे TS जो सेकेंडरी में नंबर ऑफ जो टर्न्स हैं सेकेंडरी वाइंडिंग में कितने होंगे उसके लिए फार्मूला है 1.05 VS इंटू TA। TS क्या है, नंबर ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग टर्न्स है, और VS क्या है, सेकेंडरी वाइंडिंग वोल्टेज है, सेकेंडरी वोल्टेज है। TE क्या है, टर्न पर वोल्ट की संख्या है। अब हम यहाँ पे आवश्यक विंडो क्षेत्र निकालेंगे, यानी कि रिक्वायर्ड विंडो एरिया निकालेंगे। रिक्वायर्ड विंडो एरिया जो होता है वो क्या होगा, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग और फार्मर सहित इंसुलेशन के लिए है। ठीक है, तो जो भी हम प्राइमरी वाइंडिंग करेंगे या फिर सेकेंडरी वाइंडिंग करेंगे या फिर जो भी हमारा फार्मर होगा उसके सहित इंसुलेशन के लिए ये क्या होता है, एरिया होता है, इसी को हम बोलते हैं रिक्वायर्ड विंडो एरिया। तो रिक्वायर्ड पहले हम प्राइमरी वाइंडिंग के लिए आवश्यक स्पेस निकालेंगे, जगह निकालेंगे। इसका फार्मूला हो जाएगा TP इंटू AP अपान स्पेस फैक्टर ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग। ये फार्मूला होता है TP इंटू AP अपान स्पेस फैक्टर ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग। यहाँ पे हम देखेंगे कि जो भी स्पेस फैक्टर है प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों के लिए क्या होता है, समान होता है। तो सेकेंडरी वाइंडिंग के लिए आवश्यक स्थान हम देखेंगे, यहाँ पे TS इंटू AS अपान सेकेंडरी वाइंडिंग का स्पेस फैक्टर। तो जो भी प्राइमरी और सेकेंडरी का जो स्पेस फैक्टर है वो कितना हो जाएगा, 0.8 हम लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए कुल आवश्यक विंडो एरिया कितना हो जाएगा, ये फार्मूला होता है
1.525 इंटू TP इंटू AP अपन SP प्लस TS इंटू AS अपन SS स्पेस फैक्टर। तो ये फार्मूला होता है, जैसा कि हमने इस ब्लॉक में इस फार्मूले को घेर दिया है। यहाँ पे जो भी थ्योरी है, पेजेस है, हमने अपलोड कर दिया है। यहाँ से आप लोग वीडियो का यूज करके नोट्स कर सकते हैं, नोट बना सकते हैं। और जैसा कि हमने बताया था, जो कोर की डिजाइनिंग के लिए जो हम स्टेपिंग यूज करते हैं, EI टाइप के स्टेपिंग या फिर TU और EE स्टेपिंग, तो उससे रिलेटेड जो भी हमने टेबल नंबर 6, 7, 8 हमने दिखाया था, उसमें हम जो भी जिस स्टेपिंग का यूज करके हम ट्रांसफार्मर कोड बनाएंगे, उससे रिलेटेड ही हम टेबल चूज करेंगे और वहीं से हम जो भी BCDE की वैल्यू जो है वहीं से हम चूज करके और रिक्वायर्ड विंडो एरिया हम फाइंड करेंगे। जैसा कि ABCD की वैल्यू हम निकालने के बाद E की वैल्यू जो है हम फार्मूला वो क्रॉस सेक्शन एरिया से फाइंड करके हम निकालने के बाद उसी से स्टैंडर्ड वैल्यू हम नोट कर लेंगे और फाइंड कर लेंगे।